दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष केमिस्ट्री में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 547 नंबर का लेक्चर है। जी हां दोस्तों, बहुत जल्द एक केमिस्ट्री विषय हमारा समाप्त होने वाला है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 16,420 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। आज हमने जो केमिस्ट्री में टॉपिक चूज किया है, खाद्य संरक्षण से संबंधित सवालों पर चर्चा करेंगे, कुछ औषधियों से संबंधित सवाल होंगे, साबुन और अपमार्जक से संबंधित भी सवाल होंगे। आपकी स्क्रीन पर कई सारे बेहतरीन सवाल दिए गए हैं। ऐसे ही हूबहू सवालों पर हम लोग आज अपनी क्लास में बातचीत करेंगे और ऐसे सवाल आपसे आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सीरीज सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा एग्जाम में सवाल आता है उन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके यहाँ क्वेश्चन आंसर आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है और अगर सवाल परीक्षा में आए तो क्या आप जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगा, बहुत शिद्दत से और मेहनत से मैंने कुछ पेड कोर्सेस लॉन्च किया है और इन पेड कोर्सेस में डेमो क्लास मैंने फ्री देकर रखा है। ठीक है, तो आप चाहें तो एक बार डेमो देख लीजिए, पसंद आएगा तो क्लास ज्वाइन कीजिएगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। कैसे देखना है क्लास, तो एप्लीकेशन हमारा स्टडी 91 ऑफिशियल, इसे डाउनलोड कर लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी पे मिल जाएगी। ठीक है, सब अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत कॉमन सा एप्लीकेशन है, आप यहां जाके डेमो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सवाल देखिए, खुद ही आप समझ जाएंगे कि ऐसे ही सवाल आपसे आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पहला सवाल दिया है कि खाद्य वस्तुओं के परिरक्षण में, परिरक्षण मतलब क्या होता है दोस्तों, खाद्य वस्तुओं को सुरक्षित रखने में। परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षित रखने में। ठीक है, कि खाद्य वस्तुएं यानी खाने की जो वस्तुएं हैं उनको सुरक्षित रखने में किस पदार्थ का यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहां यूज करते हैं हम लोग सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, आप एग्जाम में ऑप्शन देखिएगा, ये ऑप्शन आपको मिलेगा, किसका इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सा सवाल है। अच्छा, क्यों हम लोग सुरक्षित रखते हैं? अरे भाई, जैसे आप देखिए सामान लेकर आते हैं तो फ्रीज में रख दिया जाता है। फ्रीज में रखने से क्या होता है, उसकी दर कम हो जाती है, जो उस पे कवक वगैरह होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनकी दर कम हो जाती है। इस वजह से दोस्तों वो सामान ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। उसी तरह से जो पैक्ड आइटम होता है उनको सोडियम बेंजोएट में रखते हैं कि उनको सुरक्षित रखा जा सके, बचाया जा सके और लंबे समय तक उनका उपभोग किया जा सके। ठीक है, इसी तरह एक और प्यारा सा सवाल देखिए, सवाल आता है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने में। आपने पैक्ड जूस का नाम सुना होगा। ठीक है, रियल वगैरह के जूस आते हैं। ठीक है, पैक्ड जूस। ठीक है, पैक्ड जूस का नाम सुना होगा दोस्तों। अब सोचिए, सच मायने में तो जूस को निकाल कर आप नॉर्मल जाइए मार्केट से, किसी भी जूस को सच में जो प्राकृतिक फल हैं उनको लेकर जूस को गरवा कर रख दीजिए, 2 दिन बाद देखिए उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, वो जूस खराब हो जाएगा। लेकिन यही जो पैक्ड जूस होता है वो कभी नहीं खराब होता है, लंबे समय तक वो संरक्षित रहता है। भाई ऐसा उसमें क्या यूज किया जाता है कि लंबे समय तक उसे हम संरक्षित रख पाते हैं? तो इसमें भी सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इसी सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है, परीक्षा में बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि आलू का चिप्स वगैरह हो गया। भाई आपने अंकल चिप्स देखा होगा, तमाम कंपनियां हैं जो चिप्स पैक करके बेचती हैं। तो आलू का चिप्स हो गया या किसी भी तरह का चिप्स, कुरकुरे, ये सब जो यूज करते हैं ये प्लास्टिक के थैले में भरा होता है। ठीक है, और उस थैले में एक स्पेशली गैस होती है जो उसको संरक्षित करके भी रखती है, उसको कुरकुरा बनाने में भी मदद करती है। वो कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो याद रखेगा, इसे नाइट्रोजन के वातावरण में, ठीक है, नाइट्रोजन के वातावरण में क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। और उसके अंदर भी दोस्तों उस थैले में भी कौन सी गैस भरी होती है? उस थैले में भी नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है जो इसको संरक्षित रखती है और इसको बचा के रखती है और ये कुरकुरा रहता है। ठीक है, चाहे वो कुरकुरे का पैकेट हो, चाहे वो किसी भी जो है इस तरह के आइटम का पैकेट हो, उसके अंदर नाइट्रोजन ही भरा होता है। ये सवाल भी बड़ा अच्छा सा है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, करा प्रशीतन। प्रशीतन मतलब वही रेफ्रिजरेटर हो गया। प्रशीतन का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे इसका मतलब हो गया फ्रीज। आपके घर में जो फ्रीज है ये भी एक तरह का रेफ्रिजरेटर है। करा प्रशीतन खाद्य परीक्षण में कैसे मदद करता है? यानी ये बताइए, ये फ्रीज में हम कोई सामान रखकर कैसे खाद्य यानी खाने वाली चीजों का परीक्षण करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। तो यहां जैव अभिक्रिया की दर जो है कम हो जाती है कूलिंग की वजह से। ठीक है, तो लिखेगा ठंडी की वजह से। ठीक है, लिखेगा
अत्यधिक ठंड के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण उसकी जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठंड के कारण जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर कम हो जाती है, इसलिए ज्यादा समय तक दोस्तों संरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बचे खाने को हमेशा फ्रिज में डाल के रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो सुरक्षित रहता है और अगले दिन भी हम उसका उपभोग कर पाते हैं। करा जो घरेलू प्रशीतक हैं उसमें किसका उपयोग किया जाता है? घरेलू प्रशीतक जो है यानी जो घरेलू फ्रीज वगैरह है, प्रशीतक का मतलब मैंने पहले आपको बता दिया कि प्रशीतक का सीधा अर्थ फ्रीज से है, और कह रहा है कि फ्रीज में किसका उपयोग किया जाता है। अब यार ऐसे कैसे पूछोगे? अब ये देखिए, फ्रीज को ठंडा रखने के लिए दोस्तों किसका उपयोग किया जाता है? तो आप ये कर सकते हैं, तब बताएगा दोस्तों इसमें यूज होता है फ्रेयान गैस का। ठीक है, किसका? फ्रेयान गैस का यूज करते हैं। फ्रेयान जो गैस होती है दोस्तों, ये कूलिंग के लिए दोस्तों जिम्मेदार गैस होती है फ्रेयान गैस। ठीक है, किसके लिए जिम्मेदार होती है? कूलिंग के लिए जिम्मेदार होती है। अच्छा, कई जगह पे फ्रेयान गैस को CFC अलग भी बोलते हैं, जैसे आप ये भी पढ़ते होंगे कि फ्रीज से एक गैस निकलती है जिसे हम बोलते हैं CFC। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, लेकिन जरा इधर यहीं पे याद रखिएगा दोस्तों, एक नई चीज मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रेयान गैस है ना, ये जो फ्रेयान गैस है, ये फ्रेयान जो होता है ये CFC12 कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इसको स्पेशली कहते हैं CFC12। ठीक है, CFC अलग होता है, CFC12 अलग होता है। इसको डाइफ्लोरोमीथेन कहा जाता है। क्या कहते हैं? कई बार इसका अन्य नाम भी पूछता है एग्जाम में। फ्रेयान गैस का एक दूसरा नाम क्या है? डाइफ्लोरोमीथेन। ये जो CFC12 है यही है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा एक बार इसको, डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, यह दोस्तों इसका अन्य नाम है, यह भी आप याद रखेंगे। फ्रेयान का यह अन्य नाम है, दूसरा नाम है, तो इसको भी दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये जरूर से आप पढ़िएगा। अगला सवाल है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए, ये चीज मैं बता दूंगा ना तो आप ना चीनी खाना छोड़ देंगे। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए, ठीक है, यानी उसको रंग विहीन, उसके अंदर से रंग हटाने के लिए किस का इस्तेमाल करते हैं? किस चारकोल का यूज करते हैं? ठीक है, तो याद रखेगा हम यूज करते हैं जंतु चारकोल का। ठीक है, जंतु चारकोल का। ये थोड़ा सा जो चारकोल लिखी इज्जत बचा रहा है, मैं इसका इज्जत उधेड़ देता हूं आपको समझ। जंतु चारकोल मतलब होता है सीधे सीधे हड्डी का कोयला। क्या होता है दोस्तों? हड्डी का कोयला ये यूज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जंतु चारकोल द्वारा रंग उड़ा, इसका काम ही होता है रंग उड़ाना। ठीक है, तो याद रखेगा इसका इस्तेमाल ही रंग उड़ाने हेतु किया जाता है। किसी भी चीज से अगर आपको रंग उड़ाना है तब दोस्तों आप जंतु चारकोल का यूज कर सकते हैं। हड्डी के कोयले का यूज किया जाता है चीनी में, और हम तो चीनी में व्रत में खाए पड़े रहते हैं चीनी को, तो आप सोच लीजिए। इसीलिए नमक छोड़िए ना छोड़िए, चीनी जरूर छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए, मैं किसी तरह का विरोध नहीं देना चाहता, लेकिन कम से कम जो चीजें आपके जानने लायक हैं, जाननी चाहिए, वो तो आप जानते रहिए। ठीक है, कह रहा कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ठीक है सर, शहद मतलब हनी। हाँ, उसी हनी की बात कर रहे हैं। हनी का प्रमुख घटक क्या होता है? देखिए, शहद में बहुत कुछ होता है, शहद में बहुत। अब आपसे सवाल पूछे कि शहद मीठा क्यों होता है? क्योंकि शहद दोस्तों प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, इसलिए उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है। जितने भी प्राकृतिक फल हैं उनके मिठास का कारण क्या है? फ्रक्टोज है। ठीक है, तो शहद में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रक्टोज है। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज को ही हम लोग क्या कहते हैं? इसी का दूसरा नाम है फ्रूट शर्करा। क्या नाम है दोस्तों? इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी को हम कहते हैं फ्रूट शर्करा। ठीक है, फ्रूट शर्करा। सर्वाधिक मात्रा में शहद में फ्रक्टोज ही पाया जाता है। कितना? तो लगभग 38%। कितना दोस्तों? लगभग 38% यहां क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। फिर 30% के आसपास ग्लूकोज भी पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है, उसके बाद ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज
ये भी दोस्तों लगभग 30 से 31% क्या पाया जाता है, ग्लूकोज। तो 38 और 30 इधर जोड़ देंगे, 30 30 60 8 68 70% के आसपास दोस्तों आप मोटी मोटा पहुंच गए। सुक्रोज की मात्रा कम होती, कई बच्चे को लगता है कि सुक्रोज बहुत पाया जाता होगा, नहीं, सुक्रोज जो होता है भी मीठे के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सुक्रोज की मात्रा ये होती कम। ये मैं इसलिए परसेंटेज दे रहा हूं, कई बार आता है सवाल ये कि शहद में किसकी मात्रा अधिक होती है, ऑप्शन में फ्रक्टोज भी होता है, सुक्रोज भी होता है, तो बच्चा ना सुक्रोज चूज कर लेता है। इसलिए मैंने यहां परसेंटेज दिया कि सुक्रोज ज्यादा नहीं होता, सुक्रोज तो केवल 1.3% है सुक्रोज, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, माल्टोज होता है, जल भी होता है उसमें, तो वो सब छोड़ दीजिए, ठीक है। जो मेन है फ्रक्टोज ग्लूकोज, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा दोस्तों कौन सी है, ठीक है। और एक सवाल देखिए यहां क्या लिखा है, प्रकृति में पाई जाने वाली, जो नेचर में पाई जाए उसमें से सबसे मीठी शर्करा। अब नेचर में तो शहद पाया जा रहा है और शहद में फ्रक्टोज है, तो इस आधार पर देखेंगे तो सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये जो फ्रक्टोज है जिसे आप फ्रूट शर्करा कह रहे थे, फ्रूट शर्करा, ठीक है, यह दोस्तों क्या है, ये प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा, इसे फ्रूट जो है शर्करा भी कहा जाता है, फ्रूट सुक्रोज भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। अब अलग से सवाल लिखिए, अगला सवाल दे रहा है एस्पर्टेम क्या है। सर ये तो कभी हमने सुना नहीं। अरे तो मैं क्यों भाई, मेरा भी तो कोई दायित्व है कि मतलब जो घिसे पिटे सवाल वही पढ़ा दूं मैं आपको, कुछ नया ना पढ़ाऊं। मेरी क्लास में आओगे तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, ठीक है। दुनिया फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज इसी पे अटकी है, ठीक है। माल्टोज भी इसमें 7-8% के आसपास माल्टोज पाया जाता है, ठीक है। छोड़िए, दुनिया इसी पे अटकी, आप नया पढ़िए। नया मैं दे रहा हूं एस्पर्टेम क्या है दोस्तों, एस्पर्टेम लैब में बनाया गया एक मधुरक है, शहद जैसा ही है, बस उसे लैब में तैयार किया गया है, तो इसलिए उसे हम कहते हैं कृत्रिम मधुरक। क्या बोलते हैं इसको, ये एस्पर्टेम क्या है, यह एक तरह का कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। मधुरक मतलब चीनी, ठीक है, एक तरह से चीनी जैसा हो गया, ठीक है, बट चीनी मत बोलिए, ये मधु के जैसा है, शहद के जैसा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये मधुरक जो है, चाहे आप चीनी समझिए, है मीठा। अब ये सवाल आता है जो एस्पर्टेम है दोस्तों, ये कितना मीठा है, ये सुक्रोज से लगभग 200 गुना मीठा है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुक्रोज से 200 गुना, कितना दोस्तों, 200 गुना मीठा, 200 गुना अधिक, ठीक है, 200 गुना अधिक मीठा है। इसके बारे में कहा जाता है कि 200 गुना ज्यादा मीठा है, किससे, सुक्रोज से। बहुत मीठा हो गया भाई, कौन सा है, एस्पर्टेम इसका नाम है, एस्पर्टेम, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। इसी तरह मैं एक चीज और ढूंढ के लाया हूं जो 500 गुना ज्यादा मीठा है, क्या है, इसके बारे में पढ़िए, सैकरीन। सैकरीन दोस्तों क्या है, सैकरीन भी एक तरह का कृत्रिम मधुरक है, ठीक है। यह भी क्या है दोस्तों, यह भी एक तरह का कृत्रिम मधुरक है, जैसा कि एस्पर्टिन था उसी तरह से सैकरीन भी है, लेकिन सैकरीन ये चीनी से 500-550 गुना ज्यादा मीठा है। लिखिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, चीनी से 550 गुना, ठीक है, 550 गुना अधिक मीठा है, ठीक है, 550 गुना अधिक मीठा है सैकरीन, ठीक है। यह भी एक तरह का कृत्रिम मधुरक है, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, निश्चेतक। निश्चेतक कहते हैं दोस्तों एनेस्थीसिया को। देखिए जब किसी का ऑपरेशन करना रहता है ना, तो उस अंग को शून्य कर दिया जाता है। जैसे हाथ का कहीं ऑपरेशन करना है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले हाथ को शून्य कर देते हैं, एक इंजेक्शन लगाएंगे, पूरा हाथ सूना हो जाएगा, आप आंख खोल के देखते रहिए, आपका हाथ कटेगा, पिटेगा, उसको जोड़ेंगे डॉक्टर, लेकिन आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा। क्यों, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसको कहते हैं निश्चेतक। ये अंग ही निश्चेत हो जाता है, चेतना रहित हो जाता है। निश्चेतक का मतलब क्या है, निश्चेतक का सीधा सीधा अर्थ क्या है दोस्तों, चेतना रहित, ठीक है। इस निश्चेतक का अर्थ क्या है,
चेतना रहित, जहां आपको चेतना नहीं रहती है, आपको पता ही नहीं चलेगा जहां चेतना नहीं रहेगी। तो कह रहा निश्चेतक औषधि का पहली बार प्रयोग दोस्तों किसने किया था, सर्वप्रथम इसका यूज किसने किया था, तो एक जापान के रहने वाले थे और इसका यूज 1804 में ही हो गया था। ठीक है, अब देखिए यहां पे दो सवाल आता है निश्चेतक को लेकर के दो सवाल आते हैं, दो मतलब दो तरह के उत्तर आते हैं, कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है। ठीक है, तो एक तो आप लिखिएगा दोस्तों कि 1804 ईस्वी में, ठीक है, 1804 में जापान में एक डॉक्टर ने निश्चेतक का यूज किया था जिनका नाम था डॉक्टर सेन हनाओका। ठीक है, डॉक्टर सेन हनाओका, ठीक है, डॉक्टर सेन हनाओका ने इसका पहली बार यूज किया था। बाद में कुछ लोगों ने कहा नहीं, विलियम मार्टन इसका जवाब है, क्योंकि विलियम मार्टन ने आगे चल के इसका विधिवत यूज करना सिखाया लोगों को। तो ऑप्शन नंबर 2 पे लिखेगा विलियम मार्टन, और इनका टाइम पीरियड लेट है 1846 के आसपास, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। नाम है विलियम मार्टन। ठीक है, विलियम मार्टन, क्या नाम है, विलियम मार्टन। ठीक है, इनको भी निश्चेतक के प्रथम प्रयोग के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आइए एक सवाल आगे पढ़ते हैं। इसमें से विलियम मार्टन दोस्तों ये ज्यादा पॉपुलर हो गए। क्यों ज्यादा पॉपुलर हो गए, इसके पीछे कहानी है। सवाल दे रहा है कि विलियम मार्टन ने निश्चेतक औषधि के रूप में किसका यूज किया था, इन्होंने ईथर का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, इन्होंने शॉर्टकट में आपको यही देगा एग्जाम में कि किसका यूज किया निश्चेतक के रूप में, तो क्या जवाब देंगे, इन्होंने, ये जो विलियम मार्टन है जिन्होंने 1846 में किया था, इन्होंने ईथर का यूज किया था। इसका पूरा नाम था डाई इथाइल ईथर। ईथर को क्या बोलते थे, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, डाई इथाइल ईथर का यूज इन्होंने किया था। और एक महिला थी जो बच्चे को जन्म देने वाली थी। ठीक है, बच्चे को जन्म देने वाली महिला, ठीक है, महिला पर इन्होंने प्रयोग किया था, महिला पर प्रयोग। ठीक है, यह प्रयोग किया था। उसके बाद से ये बहुत फेमस हो गया। इसी को दोस्तों आगे चल के ये जो बच्चे बेबी चाइल्ड होते थे उनके जन्म के समय दोस्तों इसका यूज किया गया, इसका बहुत प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो बहुत इसका आगे चल के यूज हुआ। देखिए एक और भी दे रहा है कि क्लोरोफार्म को निश्चेतक के रूप में सर्वप्रथम किसने यूज किया था, नहीं ईथर वाला अलग था, वो जो बच्चे के जन्म के समय था ना, वो क्लोरोफार्म था। ठीक है, तो इसको क्लोरोफार्म को यूज कर लीजिएगा दोस्तों, यहां से हटा लीजिए, याद आ गया मुझे। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। ठीक है, ईथर का यूज नहीं, क्लोरोफार्म का यूज किया गया था जो बच्चे के जन्म के समय यूज किया गया। तो क्लोरोफार्म भी क्या है दोस्तों, यह भी एक तरह का निश्चेतक है। ठीक है, क्या है दोस्तों, यह भी एक तरह का निश्चेतक है। ठीक है, निश्चेतक, ठीक है, जो क्या करता है दोस्तों, जो चेतना समाप्त कर देता है। ठीक है, चेतना समाप्त कर देता है, जो चेतना समाप्त कर देता है, याद रखेगा। ठीक है, और सवाल यह है कि सर्वप्रथम क्लोरोफार्म का यूज दोस्तों किसने किया था, तो याद रखेगा बच्चे से यंग, जेम्स यंग सिम्पसन। क्या नाम था दोस्तों, डॉक्टर जेम्स यंग सिम्पसन। ठीक है, सिम्पसन। ठीक है, यहां सन से याद रखेगा, बच्चे के जन्म, ठीक है, बच्चे के जन्म के समय महिला पर प्रयोग। ठीक है, महिला पर प्रयोग किया गया था ये वाला क्लोरोफार्म, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इन्होंने पहली बार दोस्तों किसका यूज किया, क्लोरोफार्म का। आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्लोरोफार्म ही यूज किया जाता है। ठीक है, कई बार आप देखते होंगे रुमाल में क्लोरोफार्म डाल के किसी को सुंघा दीजिए, सामने वाला बेहोश हो जाता है, निश्चित हो जाता है। ठीक, वो भी क्लोरोफार्म ही होता है, तो इसे भी आप जो है ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और आगे बढ़िए, कह रहा कौन सा एक शांति कारक औषधि है। ठीक है, शांति कारक औषधि, ये सवाल जब मेरे सामने आया ना, मैंने कहा शांति कारक औषधि, लगता सवाल कुछ गलत है। ठीक है, मन में ऐसा भावना आया। आप भी पढ़ रहे होंगे तो आपको भी लगेगा कि यार ऐसी कौन सी औषधि दवा हो गया जो शांति कारक है। ये शांति कारक शब्द बड़ा ये अजीब सा दे दिया है। जब मैं इसके बारे में गूगल सर्च किया तो पता कर रही है ऐसी दवा है जो तनाव और चिंता से मुक्त रखती है। ठीक है, देखिएगा, ऐसी दवा जो व्यक्ति को तनाव एवं चिंता
चिंता से मुक्त रखती है, ठीक है, मुक्त रखती है, ठीक है, मुक्त रखती है, ये वो वाली दवा है, इसीलिए कहा शांति देती है। बहुत सारे व्यक्ति हमेशा चिंतित होते हैं, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, पागल नहीं हो जाएगा आदमी, तो इतना तनाव में आ जाते हैं, बाल झड़ने लगता है, कुछ खाता पीता नहीं, वैसे टेंशन में, तो ऐसे भी आदमी के लिए दवा बनी हुई है, उसी लिए शांति कारक औषधि की बात हो रही है। समझ रहे हैं ना? तो कह रहा है इस प्रकार जो शांति कारक औषधि होती है, इसमें यूज किसका होता है? तो याद रखेगा, शांति कारक औषधि में दो चीजों का यूज किया जाता है। एक यूज किया जाता है पोटेशियम ब्रोमाइड का। किसका यूज करते हैं दोस्तों? पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, एक यूज करते हैं दोस्तों पोटेशियम ब्रोमाइड का, कभी कभी इसका ऑप्शन मिल जाएगा और कभी कभी मिलेगा वैलियम का यूज करते हैं, ठीक है, वैलियम। ये वैलियम क्या है दोस्तों? इसके लिए डायजेपाम का नाम सुना होगा, डायजेपाम, ये भी लिख लीजिएगा, क्या पता परीक्षा में डायजेपाम ही दे दे, ठीक है, डायजेपाम, ठीक है। तो वैलियम या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। एक ऐसी औषधि है जो व्यक्ति को चिंता तनाव से मुक्त रखती है, दूर रखती है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि पहली एंटीबायोटिक औषधि, ठीक है, एंटीबायोटिक जहां लिख दे इसका मतलब क्या है? यह जैव, ठीक है, ये एक तरह से मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है, एंटीबायोटिक का काम ही होता है, ठीक है। और एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन की खोज पहली बार दोस्तों किसने किया था? ये तो बड़ा फेमस नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। टाइम मत पूछेगा, हर चीज का टाइम मुझे नहीं पता है, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था दोस्तों? पेनिसिलिन की खोज किया था। पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक दवा के रूप में अभी भी इसका इस्तेमाल होता रहता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। देसी तौर पे देखेंगे तो इस्तेमाल होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं, और इसी का एक तरह से रूप चलता रहता है, ऐसे भी समझ लीजिए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने विधिवत तरीके से 7 विषय तो समाप्त कर दिया। ये केमिस्ट्री हमारा 8वां विषय है। आज 547 नंबर की क्लास है, 48, 49, 50, 3 दिन मैं आपको केमिस्ट्री और पढ़ाऊंगा। इसके बाद केमिस्ट्री का साथ छूट जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो 3 क्लास और ले लीजिएगा, हमारा 7 की जगह 8 विषय हो जाएगा। अभी तक मैंने आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसी तरह से संविधान, भारतीय संविधान, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भौतिक विज्ञान, इतना पढ़ा दिया। 500 लेक्चर मत कहिए, हम लोगों ने 547 लेक्चर देख लिया। 15,000 मत कहिए, हम लोगों ने 16,420 सवाल पढ़ लिया। और ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चा परेशान होता है कि सर ये किस परीक्षा के लिए? अरे आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बड़े एग्जाम दीजिए चाहे छोटे एग्जाम दीजिए, बेसिक है, आधार है, इतना तो पता होना ही चाहिए, ठीक है। और ये जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे 506 नंबर से पढ़ रहे थे, उस आधार पे देखेंगे तो आज हमारा केमिस्ट्री में 41 नंबर की क्लास है, 41 नंबर की क्लास है, 45 लेक्चर पर्याप्त है, केमिस्ट्री पूरा द एंड हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। करा प्राचीन काल में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में होता था, ठीक है, एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में होता था प्राचीन काल में। तो याद रखेगा, प्राचीन काल में सिरका का यूज करते थे, ठीक है, सिरका का प्रयोग, ठीक है, सिरका का प्रयोग किया जाता था एंटीसेप्टिक के रूप में, या फिर, ठीक है, या फिर सीडर ऑयल का नाम सुना होगा, सीडर का तेल, ठीक है, सीडर का तेल सुना होगा, इसका यूज किया जाता था। किसके लिए दोस्तों? एंटीसेप्टिक औषधि के रूप में हम किसका यूज करते थे? या तो सिरका का इस्तेमाल करते थे या सीडर ऑयल का इस्तेमाल करते थे, सीडर या सीडार, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीडर या सीडार एक ही बात है। आगे बढ़िए, करा एस्पिरिन दोस्तों क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल। एस्पिरिन, इसका नाम तो सुना ही होगा। एस्पिरिन क्या होता है? यह दर्द निवारक दवा है। जब शरीर में बुखार बहुत ज्यादा हो, शरीर दर्द करे, बदन दर्द करे, तो उसी के लिए दोस्तों एस्पिरिन दे दिया जाता है। यह एंटीपायरेटिक्स है। क्या दोस्तों? यह एंटीपायरेटिक्स इसको बोलते हैं। एस्पिरिन क्या है? यह एंटीपायरेटिक्स है। और ये करती क्या दोस्तों? शरीर दर्द, शरीर या फिर बदन दर्द और बुखार से राहत, ठीक है, बुखार से
राहत दिलाती है दोस्तों। कौन सी दवा? ये दवा है एस्पिरिन। कौन सी दवा है? एस्पिरिन की दवा है ये बुखार, ये एंटीपायरेटिक सही है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। अगला सवाल देखिए, करा एस्पिरिन की प्राप्ति दोस्तों कहां से होती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एस्पिरिन की प्राप्ति दोस्तों वृक्ष से होती है, पौधों से दोस्तों ये प्राप्त होती है। जिस तरह से आपने कई चीज आप पढ़ेंगे, जैसे प्राकृतिक रबड़, ठीक है, पढ़ा था आपने, वो भी पौधों से मिलता है। इसी तरह दोस्तों सिनकोना की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती, कुनैन, ठीक है, नाम सुना होगा, वो भी दोस्तों वृक्ष से ही है एक तरह से। और आज ये एस्पिरिन देख रहे हैं, ये भी विलो पेड़ की छाल से दोस्तों ये मिलता है, याद रखिएगा। किससे पूछ दे किस वृक्ष से, तो लिखिएगा विलो, ठीक है, विलो, विलो पेड़ की छाल से, ठीक है, विलो पेड़ की छाल से दोस्तों ये एस्पिरिन की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से मलेरिया की दवा जो कुनैन है, ठीक है, मलेरिया की दवा लिखिएगा, मलेरिया की दवा कुनैन, ठीक है, कुनैन, ये किससे प्राप्त होती है? ये सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है। किससे? सिनकोना वृक्ष की छाल, ठीक है, सिनकोना वृक्ष की छाल से ये प्राप्त होती है। तो इस तरह दोस्तों कुछ ना कुछ हमेशा आता रहता है एग्जाम में, तो इसको भी लगे हाथ जो है आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगला दे रहा है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स के प्रमुख घटक क्या है? जब किसी का घटक पूछे ना, तो घटक मतलब सीधा सीधा पूछ रहा तत्व, कि सल्फा ड्रग्स में कौन कौन सा तत्व होता है, तो ये आपको बताना होता है। तो सल्फा मतलब क्या? सल्फास की बात करें, सल्फास खा लेगा इंसान तो खत्म हो जाएगा। सल्फा ड्रग्स में सल्फास नहीं होता है, सल्फा ड्रग्स में सल्फर होता है और नाइट्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? सल्फर। सल्फर को ही गंधक कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? सल्फर को ही, एक मिनट आगे पीछे कर लीजिए ना तो ब्लैंक हो रहा है, ठीक है, सल्फर को ही गंधक कहते हैं और सल्फर को यस से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें होता है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को यन से डिनोट करते हैं। और इसके अलावा इसमें होता है कार्बन, और कार्बन को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सल्फर, नाइट्रोजन और कार्बन ये सल्फा ड्रग्स में पाया जाता है। सवाल ये आता है कि सर सल्फा ड्रग्स है क्या, ठीक है। तो देखिए लिख रहा है कि पहली सल्फा ड्रग्स औषधि ये कौन सी थी? पहली सल्फर ड्रग्स औषधि का नाम आपसे पूछ रहा है, तो नाम तो छोड़िए, काम बताइए पहले, ठीक है। वैसे पहले नंबर पे आता है सल्फानिलमाइड, ठीक है, एक औषधि थी जिसको पहले होने का दर्जा दिया गया है, सल्फानिलमाइड, ठीक है, सल्फानिलमाइड, ठीक है, कहीं पर निलमाइड है, कहीं पे नीलेमाइड है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सल्फानिलमाइड पहली सल्फा औषधि है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, प्रोटेंसिल पहला है, ठीक है। कुछ लोग इसे मानते हैं दोस्तों, कुछ लोग इसे मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं प्रोटेंसिल को, ठीक है, प्रोटेंसिल, ठीक है, प्रोटेंसिल को मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। हालांकि दोस्तों प्रोटेंसिल मूल है, ठीक है, और ये निर्मित है, तो पहले मूल वाला आएगा बाद में निर्मित आएगा, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। सल्फा ड्रग्स पहले मूल और बाद वाले तत्व को समझिए। अब आगे आपको बता रहा हूं कि अब इसका यूज क्या होता है। कुछ नहीं यार, एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है, काहे दिमाग ज्यादा खर्चा कर रही है क्या दोस्तों? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। क्या है? ये एंटीबायोटिक दवा है, ठीक है, एंटीबायोटिक दवा है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला दे रहा है कि कौन सी गैस रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय, ठीक है, अनुत्क्रमणीय संबंध बनाती है, ये बताइए कौन सी गैस है जो रक्त के साथ उल्टा संबंध बना लेती है? तो रक्त में होता है हीमोग्लोबिन, याद रखेगा, रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग किस वजह से होता है दोस्तों? ये हीमोग्लोबिन की वजह से तो होता है, क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसी की वजह से दोस्तों लाल रंग होता है। जब इस हीमोग्लोबिन में आके मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसे हम कहते हैं दम घोटू गैस, CO से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, दम घोटू गैस कहते हैं। जब ये दोनों मिलता है दोस्तों, तब दोस्तों क्या होता है? ये अनुत्क्रमणीय संबंध बनता है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखेगा। इस पूरी क्रिया को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, इसीलिए नाम दिया जाता है दोस्तों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी
हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोस्तों इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार सवाल ऐसे डायरेक्ट देता कि भाई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोस्तों ये क्या है, इस तरह से भी दे देता है सवाल, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलिए, अगला सवाल है लौंग का तेल। कभी दांत वांत दर्द करे दोस्तों तो लौंग का तेल लगाया जाता है ना, तो कह रहा लौंग का तेल यानी क्लोव्स ऑयल जो है दोस्तों, इसका प्रमुख घटक क्या होता है? ये लौंग के तेल में ऐसा क्या पाया जाता है जो दर्द को खींच लेता है? लौंग का तेल दोस्तों ये क्या है? ये एक तरह से दर्द निवारक है, ठीक है, ये दर्द निवारक होता है। लेकिन सवाल ये आता है भैया इसमें घटक ऐसा क्या है कि दर्द को खींच लेता है? तो इसमें पाया जाता है दोस्तों यूजेनाल। क्या पाया जाता है? यूजेनाल दोस्तों पाया जाता है। और यूजेनाल क्या है दोस्तों? एक तरह से दर्द निवारक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, कई बार सवाल आता है कि यूजेनाल पाया जाता है, कई बार आता है कि बीटा कैरियोफिलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरियोफिलिन, ठीक है, कैरियोफिलिन, ठीक है, बीटा कैरियोफिलिन पाया जाता है। कई बार दोस्तों ये आता है, तो दोनों चीजें आप याद रखेगा। पता नहीं एग्जाम में आपसे क्या पूछ ले, कैसे पूछ ले। करा कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को क्या कहा जाता है? सीधा फीधा दे दिया ना। अच्छा इसके लिए तो समझना पड़ेगा। वैसे तो एक लाइन में बोलूं तो याद रखेगा, इसे कहते हैं साबुन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं साबुन। लेकिन इतना कहने से काम नहीं चलेगा। यहां पे दो सवाल किया तो दोनों का अलग अलग जवाब देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहां बात करें दोस्तों सोडियम का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर हम सोडियम के लवण की बात करें, सोडियम के लवण की बात करेंगे, तो ये सोडियम का लवण जो है दोस्तों, सही लिखा है, ठीक है, हाँ, तो ये जो सोडियम का लवण है, अब देखिए जो साबुन है इसमें दो तरह के साबुन आते हैं, एक में सोडियम को रखिएगा और एक को पोटेशियम युक्त रखिएगा। जहां पे सोडियम होगा वो साबुन कठोर होगा, जहां सोडियम के लवण होंगे तो यहां रखिए, याद रखिएगा, इससे तैयार होता है कठोर साबुन। क्या तैयार होता है? कठोर साबुन, ठीक है। उसी तरह से दूसरा प्रश्न यहां पे जो अगला दिया था, अगर पोटेशियम के लवण है, किसके लवण है? पोटेशियम के, ठीक है, अगर पोटेशियम के लवण हैं तो उससे क्या होगा दोस्तों? ये मुलायम साबुन तैयार होगा। अब आप देख लीजिए कौन सा साबुन कठोर होता है, कौन सा मुलायम होता है, ठीक है। तो मुलायम साबुन का संबंध इससे है। तो दोनों एक तरह के साबुन है, लेकिन आप दोनों में अंतर समझिएगा। जहां सोडियम होगा वहां कठोरता होगी, जहां पोटेशियम होगा वहां मुलायम होगा साबुन, ठीक है। तो ये आप ध्यान में दीजिएगा। भाई अलग अलग लवण है तो उससे क्वालिटी में भी तो अंतर पड़ेगा, तो ये चीज आपको यहां क्लियर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि साबुन का निर्माण कैसे होता है? अभी तो बहुत पुराना, ये तो मैंने साबुन के ऊपर एक चैप्टर ही आपको पढ़ा दिया है, फिर भी आज पूछ रहा है कि साबुन का निर्माण दोस्तों कैसे होता है। तो किससे बता सकते हैं? कि जंतुओं की चर्बी से, हाँ, जंतुओं के चर्बी से। अब बताइए, अब आप तो गुस्सा हो जाएंगे, अरे सर ये आपने क्या पढ़ा दिया? अभी चीनी के बारे में बताया, उसमें हड्डी का चूरा है, हड्डी का चारकोल का यूज किया जाता है। अब कह रहे हैं साबुन में हम लोग जंतुओं के चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जंतु का भी चर्बी करते हैं और वनस्पति से भी बनता है, ठीक है, वनस्पति से भी तैयार किया जाता है साबुन। वो डिपेंड करता है, लिखा रहता है साबुन के ऊपर, ठीक है, तैयार होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेगा। साथ ही साथ कई बार पूछ देता है कि साबुन में क्या पाया जाता है, तो बताइएगा फैटी एसिड पाया जाता है, ठीक है। एक चीज और पूछता है कि साबुन में क्या पाया जाता है, तो बताइएगा साबुन में होता है वसी अम्ल। क्या होता है दोस्तों? साबुन में पाया जाता है वसी अम्ल, फैटी एसिड, ठीक है। कहां से फैट लाएंगे? चर्बी से तो फैट लाएंगे। कैसे लाएंगे आप ही बताइए? पेट पकड़िए, चर्बी, हाँ, ये चर्बी जो है यही तो फैट है भाई, तो ये चर्बी लाएंगे। अगर साबुन का निर्माण फैटी एसिड से होता है तो फैटी कहां से मिलेगा बताइए? किससे बना दे फैटी? आप जरा कल्पना कीजिए ना, आप तो अनायास का जो हर चीज में परेशान हो जाते हैं। करा साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है, सही बात है, तथा सफाई में कठिनाई होती है। करा सफाई में कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि झाग नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि साबुन क्या होता है? जल में उपस्थित जो कैल्शियम के लवण होते हैं, पानी में तो बहुत कुछ पाया जाता है ना, जल में खाली पानी नहीं होता, तो जल में दोस्तों जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, उस वजह से दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। तो लिखिएगा
कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण होते हैं और जहां दोस्तों ये लवण होंगे, कैल्शियम मैग्नीशियम के लवण जहां होंगे, ठीक है, ये अभिक्रिया करेंगे, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, ये दोस्तों क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं और झाग नहीं बनने देते, ठीक है, झाग नहीं बनने देते हैं, ये झाग नहीं दोस्तों बनने देते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, बस इतनी सी बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आगे चलिए, करा डिटर्जेंट किसे कहा जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा साबुन रहित साबुन को, ठीक है, साबुन रहित साबुन। बताइए ये कैसा शब्द है, मैं भी पढ़ के हैरान था, ऐसा साबुन जो साबुन न हो। डिटर्जेंट अगर साबुन है तो नहाते क्यों नहीं आप, ये बताइए मुझे। अगर आप डिटर्जेंट को साबुन मानते हैं तो आप नहाते क्यों नहीं, ये बताइए, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, दिखता तो साबुन है लेकिन उससे नहाया नहीं जाता, ठीक है, तो झाग तो बनाता है, साबुन के गुण तो हैं, ठीक है, साबुन के गुण विद्यमान होते हैं, विद्यमान होते हुए भी साबुन नहीं है, ठीक है, साबुन नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा साबुन नहीं होता डिटर्जेंट, ये कपड़ों की सफाई के लिए यूज करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा वस्त्रों को साफ करने हेतु, ठीक है, साफ करने हेतु किसका यूज किया जाता है, डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। करा डिटर्जेंट पाउडर में कौन से प्रमुख रसायन होते हैं, क्या होता है डिटर्जेंट पाउडर में, ऐसा क्या होता है उससे नहीं नहाया जाता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट को कहते क्या है, वॉशिंग, देखिए सोडा दो तरह का होता है, खाने वाला सोडा, एक वॉशिंग सोडा, तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा, क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग कहते हैं वॉशिंग सोडा। फार्मूला आता है तो Na2CO3 इसका फार्मूला होता है, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, ये रासायनिक सूत्र है, ये वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, खाने वाला सोडा नहीं, खाने वाले सोडा का यूज खाने में किया था, डिटर्जेंट का यूज खाने में नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। करा कपड़े साफ करने हेतु किस डिटर्जेंट का यूज किया जाता है, अच्छा इसमें भी नियम है क्या कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट भी कई प्रकार के होते बहुत टाइप के, ये सल्फोनेट पर आधारित डिटर्जेंट होता है, ठीक है, सल्फोनेट डिटर्जेंट, ठीक है, डिटर्जेंट, सल्फोनेट डिटर्जेंट का प्रयोग, ठीक है, सल्फोनेट पर आधारित डिटर्जेंट का यूज करना चाहिए अगर आप बढ़िया से कपड़े साफ करना चाहते हैं तो, ठीक है, डिटर्जेंट में बहुत सारे आते हैं। निर्जल धुलाई जिसको हम कहते हैं ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, या शुष्क धुलाई भी इसे कहते हैं, ठीक है, निर्जल हम कहते हैं शुष्क धुलाई। अच्छा, शुष्क धुलाई में जल के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर पहले के जमाने में लोग पेट्रोल का यूज करते थे, मिट्टी के तेल का यूज करते थे, केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल यूज करते थे, अल्कोहल का यूज करते थे, ये पहले होता था, अब नहीं होता है, ठीक है, अल्कोहल का यूज करते थे, अल्कोहल आदि, ठीक है, आदि का यूज किया जाता था, ये बहुत पहले की बात है, ठीक है। अब निर्जल धुलाई जो होती है इसे आप ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, नई साड़ी लेकर ड्राई क्लीन करा दीजिए, क्यों, किसी तरह का दाग धब्बा, ड्राई क्लीन का मतलब क्या है, ठीक है, दाग धब्बा हटाने के लिए, ठीक है, दाग धब्बा हटाने के लिए कपड़ों को ड्राई क्लीन कराने की जरूरत क्यों पड़ती है, आप चाहते हैं कि उस पर किसी तरह का दाग धब्बा, चाय गिर गया दाग पड़ गया या कुछ भी इस तरह गिर के दाग पड़ गया तो उसको हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, तो कह रहा निर्जल धुलाई। अच्छा, सवाल कर रहा है निर्जल धुलाई की खोज किसने किया था, अरे यार, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट, किसने किया था दोस्तों, जीन बैप्टिस्ट, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट ने दोस्तों इसकी खोज की थी, ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल सुनिए, कारण निर्जल धुलाई में किन रसायन का यूज किया जाता, कौन से रसायन का दोस्तों यूज करते हैं, तो पर क्लोरोइथिलीन का यूज करते हैं, किसको, पर क्लोरोइथिलीन
इथिलीन, ठीक है, इथिलीन का यूज करते हैं कई जगह। अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी एक ही चीज का यूज करते हैं, कई बार आपको हो सकता है ऑप्शन में पर क्लोरोइथिलीन ना दिखे, फिर क्या दिख सकता है, बेंजीन दिख सकता है, बेंजीन नाम सुना होगा, ये ड्राई क्लीनिंग में स्पेशली, या अल्कोहल ही दिख सकता है, मिट्टी का तेल दिख सकता है, टेट्राक्लोराइड दिख सकता है, ठीक है। तो लिखिएगा बेंजीन दिख सकता है, अल्कोहल दिख सकता है, अल्कोहल दिख सकता है, पेट्रोल दिख सकता है, केरोसिन ऑयल दिख सकता है, ऑयल मतलब तेल, ठीक है, टेट्राक्लोराइड दिख सकता है, टेट्रा, आदि। इनमें से किसी भी चीज से दोस्तों ये निर्जल धुलाई की जाती है। निर्जल, जहां जल न हो। हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा जल में ढूंढते हैं और यहाँ कपड़ा जल में नहीं धुलाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ड्राई क्लीनिंग। क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग, ठीक है। ड्राई मतलब नहीं कि हवा से धुल देंगे, अरे दाग धब्बा हटाना है, कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा, ठीक है, वो धब्बा हटाने के लिए यूज किया जाता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ज्यादा नहीं 30 सवाल ही पढ़ाता हूं दोस्तों, और ये सवाल अपने आप में शानदार होता है, ठीक है। आप पढ़ के देखिए सीरीज, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूं। पहली सीरीज से लेकर आज तक की क्लास में कहीं भी आपका 10-5 मिनट में खाया नहीं। आप क्लास ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा, ये मान के चलिए, ठीक है। मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ। और एक चीज याद रखिए, अगर मैं फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता हूं तो अपने पेड कोर्स के लिए मैं अपनी जान दे देता हूं। इतना रिसर्च करके पढ़ाता हूं और इतना बढ़िया बैच चलता है कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे यहाँ जो बच्चा एक बार हिंदी पढ़ लिया, दोबारा उसे हिंदी कहीं पढ़ने की, समझ लीजिए खुद ही टीचर हो गया। और कई लोग तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे हिंदी हमारे पास कंप्लीट हिस्ट्री का बैच है, बहुत बेहतरीन बैच, एक बार आप पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा। और एक है दोस्तों कंप्लीट संविधान का बैच हमारे पास, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से संविधान की क्लास यहाँ चल रही है। कोई जानकारी चाहिए तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। कुछ बच्चे हमेशा पीडीएफ के लिए पूछते रहते हैं, सर पीडीएफ के लिए क्या करें। पीडीएफ के लिए दोस्तों आप वैदिकी नाम का ऐप है, ठीक है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, या फिर जो है 9026156165 इस पे दोस्तों कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाइए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फ्री वाली पीडीएफ भी है यहाँ पर, अब प्रिंट कराना चाहते हैं, ये वाली जो क्लास चल रही है इसका भी पीडीएफ सर यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।